उज्जवल भारत न्यूज की नई पेशकश यूबी न्यूज प्रेजेंट्स अचीवर्स यानी उपलब्धियां, मेरी आपकी हम सभी की उपलब्धियां, हर रविवार रात 9 बजे। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। फिर एक बार आपके साथ जुड़ गए हैं एक और नया व्यक्ति विशेष अचीवर्स यानी उपलब्धियों के 5वें एपिसोड में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आइए आज जानते हैं एक ऐसे युवा सरपंच के बारे में जिनका नाम है हिमांशु भाई पटेल। हिमांशु भाई पटेल जी अरवली जिले से बिलोंग करते हैं। इन्होंने अपने गांव को एक ऐसा आदर्श गांव बना दिया है जिनको सम्मानित भी किया गया है उनके इस कार्य के लिए। कहते हैं विदेशों से भी लोग इनके गांव को, इनके इस आदर्श गांव को लोग देखने आते हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी इनके इस सकारात्मक कार्य को सराहा है। काफी संस्थाओं के द्वारा उनके इस सकारात्मक कार्य के लिए, इस पहल के लिए सराहा गया। कहते हैं कि कड़ियां इस प्रकार ही जुड़ती है। हर गांव में अगर एक ऐसा आदर्श सरपंच बन जाए तो हर गांव हमारा एक आदर्श गांव बन जाएगा। तब किसी गांव से किसी भी व्यक्ति को शहर जाकर व्यवसाय या नौकरी करने की आवश्यकता नहीं होगी। वो कहते हैं ना कि माइग्रेट करने के लिए जब गांव से लोग शहर जाते हैं तो अपना देश, अपना घर परिवार सब कुछ पीछे छूट जाता है। लेकिन हिमांशु भाई पटेल जी ने एक ऐसा सकारात्मक कार्य किया है, एक ऐसी पहल उन्होंने शुरू की है कि गांव के युवा वर्गों को, गांव के लोगों को उनके ही गांव में वो सारी बेसिक सुविधाएं, जो मूल सुविधाएं हैं, उन्हें अपने ही गांव में मिलनी चाहिए। चाहे वो व्यवसाय के लिए हो, चाहे वो नौकरी के लिए हो, चाहे वो औद्योगिकरण की बात करते हो, तो भी उन्होंने गांव को इस प्रकार से एक आदर्श गांव में परिवर्तित कर दिया है कि आखिरकार विदेशों को भी इस बात को मानना पड़ा और विदेशों से भी लोग इस गांव को देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। और ये बात उज्जवल भारत की टीम ने भी बखूबी परख ली है और जान लिया है। और आज हमारे साथ वही हिमांशु पटेल जी जो अरवली जिले के एक ऐसे रोल मॉडल बन चुके हैं जिन्होंने हमेशा यही सोचा है कि गांव के हर व्यक्ति को गांव में ही रहना है और गांव में रहकर उनकी मूल सुविधाओं को उनको पहुंचाना है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने सरकारी योजनाओं को बहुत ही संपूर्णता पूर्वक योजनाओं को उन्होंने लागू किया और सरकारी योजना के धन को सकारात्मक तरीके से, सही तरीके से हर व्यक्ति तक पहुंचाने का सकारात्मक काम किया है। जीवन के अग्निपथ पे वीर लहराते हैं परचम, साहस पा लेने का लक्ष्य को उनमें रोपित करता है उद्यम। सज चुका है अब रण क्षेत्र, शूरवीर दिखाते हैं अपना दमखम। हो क्षेत्र कोई भी कर्म का, प्रतिभाशाली ही करते हैं रोशन। नमन है ऐसे नवनिर्माताओं को जो करते हैं अपना जीवन रोशन, जो अपना जीवन रोशन, अपना जीवन रोशन। आपका बहुत बहुत स्वागत है उज्जवल भारत के इस अचीवर्स के विशेष एपिसोड पर। ये हमारा 5वां एपिसोड है और आज हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ने वाले हैं अरवली जिले के बहुत ही नामचीन व्यक्ति। उनका भी नाम हिमांशु भाई पटेल है। आप हिमांशु भाई व्यास और वो है हमारे हिमांशु भाई पटेल। बताइए, आप खुद उस जगह से हो, अरवली जिले से हो, और हिमांशु भाई पटेल भी अरवली जिले से है। तो उनके बारे में बताइए कि उन्होंने जो जीवन काल के दरमियान सरपंच वो रह चुके हैं, तो उन्होंने किस प्रकार से अरवली जिले के ग्रामीण विस्तार को विकास की तरफ ले गए हैं और वे सम्मानित भी हुए हैं। बताइए जरा, आपके शब्द में बताइए। हिमांशु भाई पटेल वो अरवली के नहीं, पूरे गुजरात और पूरे भारत के एक रोल मॉडल युवा है जिनके द्वारा सभी युवाओं को एक प्रेरणा स्रोत मिलता है। और इस बात का हमें गर्व है कि वो हमारे एरिया से है। उन्होंने ग्रामीण विस्तार को किस प्रकार से वे विकास के स्तर पर लेके गए हैं, जरा संक्षिप्त बता दीजिए, संक्षिप्त में। हिमांशु भाई मेरे करीबी भी है और मेरे बड़े भाई जैसे भी है।
और उनका एक ही नेचर है कि वो सबके साथ मिलकर सबका विकास के बारे में सोचते हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री थे पहले भारत के, आज बड़ा प्रधान है नरेंद्र मोदी जी, उनके लिए भी एक युवा आशास्पद व्यक्ति के रूप में हिमांशु भाई पटेल का नाम उभर कर आया है। किस प्रकार से उन्होंने ग्रामीण विस्तार को विकास के स्तर पर लेके गए, कैसे, ऐसा कौन सा कार्य उन्होंने किया है, अनोखा कार्य किया है ग्रामीण विस्तार के लिए, वो जरा बताइए। भारत देश है ग्राम्य विभाग से जुड़ा हुआ देश है और ग्राम्य में कृषि होती है और हिमांशु भी पटेल है। उनका गांव कुंसली गांव है जो मेरे नजदीक में होता है। उस गांव को उन्होंने इतना डेवलप किया कि विदेश के लोग भी इस गांव की मुलाकात के लिए आए। वो उनका नेचर बहुत बढ़िया। हिमांशु जी, थोड़ी देर के बाद हिमांशु पटेल जी से भी मुलाकात करेंगे, लेकिन आपने जो थोड़े से समय के लिए अपना अमूल्य समय दिया, दर्शक में बताना चाहूंगी कि ये हमारे सामने जो हिमांशु भाई अभी उपस्थित है, ये हिमांशु भाई व्यास है और ये उज्जवल भारत न्यूज चैनल के अरवली जिले के ब्यूरो चीफ है। और इन्होंने लगातार, जब से हमारा चैनल शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक वे लगातार हमारे साथ जुड़े हैं और अरवली जिला यानी उज्जवल भारत के लिए एक पहचान बन चुके, वो है हमारे हिमांशु भाई व्यास। ऐसा कभी कोई समाचार उन्होंने मिस नहीं किया, चाहे इलेक्शन हो, चाहे सामाजिक कार्य का कुछ क्षेत्र हो, चाहे 15 अगस्त हो, चाहे राष्ट्रीय त्योहार हो, हिमांशु भाई व्यास हर जगह उपस्थित रहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि सूर्य की रोशनी हर जगह पहुंच जाती है, जहाँ पर हवा नहीं पहुंचती वहां की सूर्य की किरणें पहुंचती है। तो मैं हिमांशु भाई व्यास जी के लिए इतना ही कहूंगी कि हिमांशु भाई व्यास उज्जवल भारत के ऐसे उज्जवल व्यक्ति है जहाँ पे हवा नहीं पहुंचती, लेकिन हिमांशु भाई व्यास सूरज की किरणों की तरह वहां जरूर पहुंच जाते हैं और हमारे लिए समाचार लेकर आते हैं। हिमांशु भाई व्यास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े। ये हमेशा आपका अमूल्य समय आपने हमको दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभारी मैं आपका मानती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार हिमांशु भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस उज्जवल भारत न्यूज चैनल में। थैंक यू। मैंने ये सुना है कि जब आप सरपंच रह चुके हैं अरवली जिले में, तो वहां पर आपने ग्रामीण विस्तार के लिए बहुत काम किया है, तो कुछ बताइए ना आपके शब्दों में। देखिए, गांव में दो प्रकार से गांव डेवलप होता है। गांव होता है एक डेफिनेशन है पूरे देश में गांव की, स्मार्ट विलेज। कोई वर्ड यूज करता है डिजिटल विलेज, कोई वर्ड यूज करता है स्मार्ट विलेज, और कहीं बात होती है आदर्श विलेज की भी। गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी लाना एक चीज है, और गांव में गांव के लोगों के साथ रह के एक आदर्श गांव की बात करना, एक आदर्श गांव की कल्पना को साकार करना एक चीज अलग है। देखिए, इस देश में हमेशा महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि असली भारत देखना है तो आप ग्रामीण क्षेत्र में चले जाए तो असली भारत आपको देखने को मिलेगा। और आज भी देश की 70% पॉपुलेशन आज भी ग्रामीण विस्तार में रहती है, तो क्यों ना उस गांव के विकास के लिए अपना एक योगदान रहे। और इसी वजह से मैंने एक छोटे से गांव में काम करने का प्रयास भी किया। गांव में पहले बेसिक चीजों को लाना बहुत जरूरी है। गांव में 100% अंडरग्राउंड ड्रेनेज लाइन हो, गांव में 100% लोगों के यहाँ टॉयलेट हो, गांव में 100% इलेक्ट्रिसिटी हो, गांव में 100% लोगों को यहाँ अप्रोच रोड मिले। तो ये बेसिक चीजें हैं जो गांव में होनी चाहिए। लेकिन इतने काम से गांव आप स्मार्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर में बेस बोल सकते हैं, लेकिन गांव में आदर्श गांव की कल्पना उससे दूर है, और उस विषय में भी गांव में काम करना पड़ेगा। गांव में स्कूल है तो गांव के बच्चे गांव की प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई करें, 100% स्कूल एजुकेशन एनरोलमेंट हो, गांव में ड्रॉप आउट रेट 0 करे। आंगनबाड़ी है तो स्मार्ट आंगनबाड़ी के ऊपर जाए और वहां पे माल न्यूट्रिशन, कुपोषित बच्चों की मात्रा 0 हो। स्कूल है, हेल्थ सेंटर है तो हेल्थ सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बेस्ड हो, लेकिन वहां पे प्रेग्नेंट वीमेन की इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की जाए, वहां पे वैक्सीनेशन 100% की जाए।
उस गांव में कैसे हम टेक्नोलॉजी का यूज कर पाए, जहाँ पे सीसीटीवी सर्वेलेंस कैमरे हो, जहाँ पे टेक्नोलॉजी, जहाँ पे वाईफाई की फैसिलिटी हो, जहाँ पे गांव के लोगों को अपने लैंड रिकॉर्ड, कंप्यूटराइज लैंड रिकॉर्ड ईग्राम के थ्रू मिले। तो ये चीजों के ऊपर भी हमने काम किया। कम्युनिकेशन सिस्टम गांव की हो, जहाँ पे सरकार की योजना लोगों तक, कम्युनिकेशन एड्रेस से लोगों तक हम उस योजनाओं को पहुंचाए। गांव में बैंकिंग फैसिलिटी हो, जहाँ पे लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ जोड़ने का प्रयास हो। फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में लोगों को लोन मिले ताकि वहां पे एग्रीकल्चर के ऊपर वो लोग काम कर पाए। वो गांव जहाँ पे 100% फार्मर ड्रिप इरिगेशन के साथ कनेक्ट हो, ताकि उनका मेन पावर कम हो और ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर वो लोग काम कर पाए। सेल्फ हेल्प ग्रुप है तो हमने लार्जेस्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप यहाँ पे बनाए ताकि महिला विमेन एम्पावर को हम जोड़ पाए। उस सेल्फ हेल्प ग्रुप एक छोटी छोटी बचत रकम करे ताकि वहां पे वो लोग फाइनेंशियली एक दूसरे के साथ शेयर कर पाए, ताकि वो बहन जिसके घर में फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रहा है वो भी कहीं बैंक या ब्याजखोर के पास न जाए। तो फाइनेंशियल को जोड़ने के लिए हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ उनके काम किया। डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन हो, जहाँ पे हर घर से कूड़ा कचरा कलेक्शन करने के लिए एवरी हाउस होल्ड मॉर्निंग और इवनिंग दोनों समय वेस्ट कलेक्शन की जाए। हमने पीपीपी मॉडल पे एक सेंट्रली आरओ प्लांट लगाया ताकि मिनरल पानी हर घर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। सिर्फ ₹4.20 ₹4 में 20 लीटर मिनरल पानी लोगों को मिले। किसी के यहाँ कोई फंक्शन है तो एक नॉर्मल रेट यानी कि 8, 9, 10 रुपए से एक नॉर्मल रेट से वहां पे मिनरल पानी भी हम पहुंचा पाए। तो ये सारी फैसिलिटी एक गांव को एक स्मार्ट और आदर्श बनाती है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से भी बहुत सारी चीजों पे ऊपर काम करने की आवश्यकता होती है कि उस गांव में क्राइम रेट 0 हो, बिल्कुल। गांव के लोग वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर काम करें, गांव में जितनी रेन हो रही है, बारिश का पानी, गांव का पानी गांव में स्टोर हो, उनके ऊपर काम किया जाए। गांव के लोगों की इनकम, सोर्स ऑफ इनकम गांव में ही रहते कैसे बढ़े, उनके ऊपर काम किया जाए। और जो माइग्रेशन गांव से हो रहा है वो माइग्रेशन को हम कैसे रोक पाए, कैसे 100% लोग हैं वो गांव में ही रहे, कहीं अगर शहर में माइग्रेट ना हो और गांव में ही रहते अपनी इनकम अच्छी सी जिंदगी गांव में रह पाए, उसके ऊपर इस गांव में काम हुआ। सब सरकार की योजना से काम हो। कोई गांव को एनआरआई फंड या सीएसआर या एनजीओ हर गांव में काम नहीं कर पाए। वहां पे सरकार की सिस्टम जो बनी है, सरकार की योजना है, उस योजनाओं का मैक्सिमम बेनिफिट कैसे लोगों तक पहुंचा जाए। गांव में आवास की योजना हो, गांव में व्यक्तिगत ओल्ड एज पेंशन की योजना हो, ये सारी योजनाओं का ग्रोथ रेट भी 100% होना चाहिए। जितने बिना करप्शन के योजनाएं लोगों तक पहुंचे उनके ऊपर भी इस गांव में काम हुआ। इस गांव को 2012 में स्टेट का मॉडल विलेज, 2015 में सेंट्रल मॉडल विलेज और बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले। और पूरे देश में आज 1000 से ऐसे ज्यादा मॉडल विलेज, 1000 से ज्यादा आदर्श गांव बने, उनके ऊपर आज भी मैं काम कर रहा हूँ। और पूरे देश में करीबन 19 स्टेट से अलग अलग 1000 से ज्यादा मेरे साथी जुड़े हैं ताकि उनको हम सरकार की योजनाओं के साथ जुड़ के अपने गांव के विकास के लिए कुछ काम कर पाए। हिमांशु जी, मैंने आपकी सारी बातें सुनकर एक बात तो निश्चित समझ गई हूँ मैं, और जब लोग देखेंगे ना इस वीडियो को तो बहुत तरीके से आपने संक्षिप्त में जो आपने अलग अलग क्षेत्र के बारे में जो आपने डिस्कस किया है, आज समझाने का प्रयास किया है एक एक वाक्य के अंदर, ऐसा लगता है कि आदर्श गांव तभी आदर्श गांव बन सकता है जब उसका सरपंच खुद स्वयं आदर्शवादी हो, जब उसके हर गांव की हर तकलीफों के बारे में उसे खुद पता, जब वो खुद सर्वे करता हो। और हिमांशु जी, मुझे ऐसा लगता है कि देश के प्रधानमंत्री से पूरी तरह से जुड़ा हुआ होता है एक सरपंच भी और एक गांव का एक छोटा किसान भी, लेकिन उस तक प्रधानमंत्री स्वयं नहीं पहुंच सकते, तो उसके पहुंचने का जरिया आप जैसे लोग सरपंच होते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने सरपंच अगर हर गांव में ऐसे आदर्श सरपंच बन जाए
तो हमारा देश जो आज आगे बढ़ रहा है तो उसकी गति और बढ़ जाएगी, ऐसा मुझे महसूस होता है। आप इस बारे में क्या कहते हैं कि हर सरपंच को एक आदर्शवान सरपंच बनकर हर गांव को, क्योंकि कड़ियां होती है ना, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और सरपंच एक लंबी सी कड़ी होती है, वो ब्रिज बहुत लंबा होता है, वो स्वयं यहाँ पे आ नहीं सकते, इसलिए उन्होंने आप जैसे सैनिक को रखा है कि आप गांव को संभालो। क्या कहते हो आप इसके बारे में? बिल्कुल, गांव का लीडर उस गांव के विकास के लिए और पूरे देश के विकास के लिए गांव का विकसित होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए गांव स्मार्ट बने, गांव आदर्श बने, उससे पहले उस गांव के सरपंच को स्मार्ट और आदर्श बनना पड़ेगा। सरकार की योजनाओं के साथ उसको जोड़ना पड़ेगा, एक ट्रांसपेरेंसी से काम करना पड़ेगा कि भाई मुझे इसमें कुछ अपना इंडिविजुअल बेनिफिट देखे बिना गांव के डेवलपमेंट के लिए मुझे काम करना है। और सबको साथ रह के करना पड़ेगा, क्योंकि गांव में छोटे स्तर के ऊपर पॉलिटिक्स भी उतनी ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो चुनाव जीतने के लिए 51% लोग साथ में हो गए तो चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन एक गांव को आदर्श बनाया है तो उसमें 100% लोग साथ में जाएंगे। तो सब लोगों को साथ में रह के गांव में विकसित करे तो पूरे देश में करीबन 6.5 लाख गांव है और 2,55,000 जितनी पंचायतें पूरे भारतवर्ष में काम कर रही है। तो उनमें अगर हम ऐसे 1 लाख भी मॉडल विलेज अगर तैयार कर पाए तो देश उसके साथ आगे बढ़ने वाला है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो नए अब युवा पीढ़ी आ रही है वो इलेक्टेड होके गांव के डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है, वो बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। और मुझे एक आशा भी है कि आने वाले दिनों में पूरे भारतवर्ष में ग्रामीण विकास में बहुत अच्छे परिणाम भी हमें देखने को मिलेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो योजनाएं लाई हैं हमारे देश के विकास के लिए देखते हुए, और जैसे जैसे उन्होंने युवा वर्ग को अपने साथ लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे क्योंकि हम भी युवा से, बच्चों से भी बहुत कुछ सीखते हैं। साथ में हमारे साथ अनुभवी व्यक्ति भी होने चाहिए हमारे टीम के अंदर, साथ में युवा भी होने चाहिए, ताकि उनकी भी कुछ नई सोच हम उन्हें अपनाना बहुत जरूरी है। तो कहते हैं ना हिमांशु जी कि अगर हम लोग समय रहते अपडेट नहीं हो पाए तो हम मार्केट से फिर हम लोग को वापस जाना पड़ेगा पवेलियन। इसके बारे में आप क्या सोच रखते हो? बिल्कुल, देखिए, इसलिए प्रधानमंत्री साहब हर बार बताते हैं कि आत्मा गांव की सुविधा शहर में। हमें गांव के कल्चर को गांव से नहीं बदलना, लेकिन वो सारी सुविधाएं शहर की गांव में हमें लानी है और समय के साथ उस टेक्नोलॉजी का यूज भी करना है, ताकि गांव में ही वो टेक्नोलॉजी पहुंचे, गांव में ही वो फैसिलिटी पहुंचे, ताकि लोगों को लगे कि भाई हम गांव में रह रहे हैं लेकिन वो सारी बेनिफिट्स हमें शहर के जो फायदे हैं, शहर में जो फैसिलिटी है, वो ग्रामीण स्तर पे मिल रही है। तो समय समय के ऊपर इस टेक्नोलॉजी की आवश्यकता जिस प्रकार से हो, वो ग्रामीण क्षेत्र में भी लागू करने की आवश्यकता है और वो आज के दिनों में उस दिशा में आगे काम भी हो रहा है। मतलब ऐसा कोई विशेष अनुभव अगर आपको अभी याद आता हो, स्मरण अगर हो जाए आपको विशेष अनुभव जिसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी थी और उसके बाद जब उसका आपको सकारात्मक परिणाम मिला तो बेहद आपको खुशी प्रतीत हुई, ऐसा कोई विशेष अनुभव आपको स्मरण हो रहा हो तो बताइए ना। देखिए, हर एक काम में गांव एक छोटा सा स्तर है जहाँ पे आपको काम करना है, तो हर एक चीज में एक चैलेंज रहेगी, कोई काम ऐसे आसानी से नहीं होगा। और खास करके लोगों की जब बिहेवियर चेंज की बात आती है तो एक दिन का काम नहीं है कि आज बोल दिया और कल हो गया। इसमें एक लंबा सा वक्त लगता है, एक लंबा सा प्रोसीजर है जहाँ पे लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करनी पड़ती है, लोगों का ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है और धीरे धीरे ये चीजें बदलना शुरू होती है। और ऐसे एक काम नहीं है, ऐसे कई काम है जहाँ पे आपको चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है और बाद में उसका रिजल्ट मिलता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे काम है जहाँ पे हमने किया और सफलता भी। जी, ऐसा कौन सा सबसे कठिन कार्य था आपके लिए सरपंच होने के नाते? आप जब सरपंच थे उस टाइम पे, उस वक्त ऐसा कौन सबसे कठिन कार्य था जो आपके लिए एक बहुत लगा कि बहुत मुश्किल है? कठिन कार्य में एक दो चीज में कठिनाई आए उसको कठिनाई नहीं कहते। सबसे बड़ा चैलेंज इस काम में होता है कि लोगों को बिहेवियर चेंज करना, लोगों को इस फैसिलिटी के साथ कवर करना, लोगों के माइंडसेट चेंज करना, वो एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग वाला काम होता है। और जो हर काम में आपको हर्डल्स करता है, हर काम में लोगों के ओपिनियन डिफरेंट रहते हैं, लोगों की सोच कई बार अलग रहती है, आप जो करना चाहते हैं उसके डिफरेंट ओपिनियन उनके रहते हैं, तो उनको मेन स्ट्रीम में लाना
वो बहुत चैलेंजिंग वाली बात है, और वो समय समय पे हुआ, समय समय पे लोगों की मानसिकता भी चेंज हुई और लोग धीरे धीरे उस दिशा में जुड़ना शुरू हुए। हिमांशु जी, ज्यादा वक्त नहीं लूंगी आपका। एक आखिरी सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि आने वाले समय में, भविष्य में आप युवा वर्ग के लिए क्या सोच रखते हो, क्या करना चाहते हो आप? देखिए, मैं जितनी भी बार यूथ के साथ मिलता हूँ, जिस प्लेटफॉर्म से यूथ के साथ बात करने का मौका मिलता है, तो मैं यही बताता हूँ कि अच्छे नागरिक के रूप में अपनी भूमिका रहे और इस देश को सिर्फ भारत की ओर ले जाने में हम सबका योगदान रहे, हम सब लोग। और जब युवा देश है तो हमारा योगदान भी इस देश के डेवलपमेंट के लिए कहीं ना कहीं जुड़ा रहे। मैं सारे यूथ को कभी ये नहीं बताता कि आप सब लोग पॉलिटिशियन सिस्टम में आ जाओ या सब लोग कोई एक फील्ड में चले जाओ, लेकिन जहाँ पे भी है वहाँ पे एक नैतिकता से अपने देश के लिए काम करें। आज ये समय भी नहीं है कि हमें अंग्रेजों के खिलाफ स्वराज के लिए मुहिम करनी है, ऐसा वक्त भी नहीं है। हमें अब स्वराज से लेकर सुराज की मुहिम है। हमें एक इंडिपेंडेंट देश है, लेकिन वहाँ पे गुड गवर्नेंस के लिए हम कुछ काम कर पाए, हमें स्वराज्य के लिए काम कर पाए, तो हमारा इस देश के डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा रोल रहेगा। और हम अमृतकाल, देश की आज़ादी के 75 वर्ष में से हम गुजर रहे हैं। इस अमृतकाल महोत्सव में हमारा जहाँ पे भी योगदान रहेगा, लेकिन इस देश के विकसित भारत की ओर आगे ले जाने में अगर हमारा योगदान रहा तो एक यूथ के लिए हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस देश के डेवलपमेंट के लिए रहेगा। हिमांशु जी, आपने आपका अमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभारी। और अरवली जिले को आप फिलहाल आने वाले समय में किस स्तर पे देखते हो? तो अरवली जिले में और ऐसी कौन सी चीज की आवश्यकता है जहाँ पर आप जैसे आदर्श सरपंचों की जरूरत और है, और अरवली जिले को और क्या चीज और चाहिए? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी इस डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे काम हुए हैं। आने वाले दिनों में भी यूथ रिगार्डिंग एक स्पोर्ट्स संकुल हो, यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज बन रही है, यूथ के साथ हम एक लाइब्रेरी का प्लान, तो बहुत सारी चीजें हैं कि जो इस डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट के लिए जरूरत है और उस दिशा में भी काम चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस तरह से आपने आपका अमूल्य समय हमें दिया, हमारे चैनल को दिया। और ये अचीवर्स एक ऐसा एक एपिसोड हम बना रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ अवार्ड के लिए नहीं, जिसने समाज के लिए जो काम किया, अपना समय दिया है, मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है, समाज के लिए भी और स्वयं के लिए भी। आपने हमें आपका अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी। नमस्कार। उज्जवल भारत न्यूज की श्रृंखला के आज के एपिसोड में मैं बात करने जा रहा हूं मेरे परिचित और मेरे पारिवारिक दोस्त और छोटे भाई श्रीमान हिमांशु भाई पटेल की। ग्लोबल विश्व के इस युग में हिमांशु भाई ने एक युवा सरपंच के तौर पे बहुत अच्छी काम और कार्य किए हैं। मैं उनका साक्षी रहा हूं। भारतवर्ष के इतिहास में माननीय नरेंद्र भाई मोदी साहब ने जो विचार मंत्र दिया है, मैं नहीं हम, उस विचार को सार्थक करके युवाओं को एक इंस्पिरेशन दिया है। आज के इस युग में कहते हैं कि माँ यानी गांव यानी मम्मी यानी शहर। आजकल राशन की कतार में नजर आता हूँ, अपने खेतों से बिछड़ने की सजा पाता हूँ। आजकल आप देखते होंगे कि गांव से लोग माइग्रेट होकर शहर की तरफ जाते हैं। हिमांशु भाई ने इस विचारधारा को तोड़कर गांव में एक नई विचारधारा को जन्म दिया। गांव के लोगों को गांव में ही रहकर अपनी शक्ति को कैसे सिंक्रोनाइज करके इसको चैनलाइज किया जाए, इस पावर को चैनलाइज करने में हिमांशु भाई एक इंस्पिरेशन है। सरकारी योजनाओं को कैसे सम्मिलित किया जाए और सरकारी योजनाओं को कैसे सम्मिलित करके गांव के विकास यात्रा में इसकी नींव डाली जाए, इसकी फाउंडेशन की जाए, इस विचार को हिमांशु भाई ने एकम्प्लिश किया है, सार्थक किया है। मैं जहां तक जानता हूं, इस ग्लोबल विश्व के वैश्विक युग के इस विकास यात्रा में गांव के विकास में हिमांशु भाई का अपना विशेष प्रदान है। मैं जहां तक जानता हूं कि मैं अपने विचार आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं कि ज़्यादातर लोग डोनेशन प्राप्त कर कुछ विकास को सार्थक करते हैं, परंतु हिमांशु भाई ने सरकारी योजनाओं को गांव तक लाकर गांधी जी की विचार श्रेणी का जो श्रेय है, अंत्योदय, गांधी जी ने जो अनटू द लास्ट पुस्तक में जो विचार
अनुसरित किए थे, जो अनुसरण किया था, उसी विचार को ग्रामोत्थान यानी कि ग्राम उदय को सार्थक किया है। उनका विचार है कि ये गांव ना रहकर पूरे विश्व में इस गांव का सफल प्रयास अन्य गांव तक भी पहुंचे। दोस्तों, एक युवा होने के नाते एक सरपंच कैसा होना चाहिए, मैं नहीं हम की विचारधारा के साथ हिमांशु भाई ने सरकारी योजनाओं को संकलित करके, सम्मिलित करके, परंतु सरकारी योजनाओं को कैसे सेंट्रलाइज किया जाता है और कैसे अपने गांव को चैनलाइज करके उस सारी योजनाओं को गांव में इंप्लीमेंट किया जाता है, इस विचारधारा को अच्छी तरह से इंप्लीमेंट किया है और अमल किया है। मैं आज हिमांशु भाई के बारे में, आज के इस उपलब्धियों के इस प्रेरणादायी व्यक्ति विशेष के बारे में मुझे बोलने का जो अवसर मिला, मैं अपने आप को धन्य और मैं सौभाग्यशाली समझता हूं।